शुरू। एक बार फिर वी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम राजस्थान का भौतिक विभाग में पूर्वी मैदानी क्षेत्र को देखेंगे। अब तक हम दो क्षेत्रों को देख चुके हैं, मरुस्थलीय प्रदेश वाला भाग और अरावली पर्वत श्रेणी वाला भाग हम देख चुके हैं। आज अपन देखते हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यह हमारा राजस्थान, जिसमें कोटा बारा, झालावाड़ से लेकर के 56 के मैदान के भाग तक का ये जो भाग है वह पूर्वी मैदानी भाग है। इस भाग को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग चंबल बेसिन, दूसरा भाग इसी का ही बनास बेसिन और तीसरा भाग 56 का मैदान। इस पूर्वी मैदानी भाग के अंदर पहला जो पार्ट है वह चंबल बेसिन है। आज हम इस चंबल बेसिन के बारे में बात करेंगे। ये जो चंबल बेसिन है, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में कंदराएं उपस्थित हैं, जो कि स्थानीय भाषा के अंदर खादर कहते हैं। ये जो चंबल बेसिन है, यहां पर पहाड़ियों के छोटे छोटे ऐसी कंदराएं हैं जिसमें छुपने का बेस्ट स्थान बन जाता है, जिसकी वजह से यहां पर चोरों एवं डाकुओं का शरण स्थल भी कह सकते हैं। इन कंदराओं से बरसात के समय जो पानी गिरता है, जिसकी वजह से इन कंदराओं के मिट्टी जो कट करके नीचे की ओर बहती है, और ये जो मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी, हुमस से भरी हुई मिट्टी होती है, जिसको हम रेंगती हुई मौत भी कहते हैं। साथियों, ये जो बीहड़ पट्टी है, जो कि 480 किलोमीटर तक है, कोटा से लेकर के बारा तक। ये जो बीहड़ पट्टी है, इन बीहड़ पट्टियों में इन डाकुओं और दस्युओं के शरण स्थान को बनाती है।
हमारे कोटा और बारा के बारे में बात करें, मिट्टी से तो पता लग चुका होगा आपको कि यहाँ की जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, जिसकी वजह से तेलम संघ के द्वारा एक कृषि विकसित हुई और इस तेलम संघ ने जो कृषि के लिए बीज डेवलप किया और विकसित किया, वह अच्छा प्रोटीन का स्रोत भी है, साथ ही साथ तेल का भी स्रोत है, जिसे हम बोलते हैं सोयाबीन। सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में पकने वाला यह क्षेत्र है। यहां पर गन्ना, गेहूं और औषधीय फसलों का उत्पादन होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो भाग है वह कृषि को लेकर के भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर उद्योग के बारे में बात करें तो भारत सरकार व राजस्थान सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो अपना पहला स्थान रखते हैं यहाँ लगे हुए हैं, जैसे भारी पानी का संयंत्र, उसके बाद मीटर बनाने का कारखाना, उसके बाद यहां पर ईंट उद्योग, हस्तकला उद्योग, हस्तकला में कैथून की साड़ियां, जैसे उद्योग विकसित हैं। और ये जो उद्योग हैं वह हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। इस क्षेत्र में अगर खान पान की बात करें तो इसका जो प्रभाव है वह मध्य प्रदेश व यूपी राज्यों का पहनावा व खान पान प्रचलित है। शिक्षा के क्षेत्र में कोटा शिक्षा नगरी के रूप में भी अपनी पहचान बनाए हुए है। यहाँ पर बनास नदी के द्वारा भी थोड़ा सा पूर्वी पश्चिमी भाग की ओर मैदान को बनाती है, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका चंबल नदी की है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जल मध्य प्रदेश की नदियां चंबल नदी को देती है। साथ ही साथ हैंगिंग ब्रिज जैसे बने हुए हैं, इस नदी पर बांध बने हुए हैं और
कोटा के बैराज से आगे दाईं और बाईं ओर नहरों का भी निर्माण हुआ है और लिफ्ट परियोजना का भी निर्माण हुआ है। अगर हम इसी बेसिन के पश्चिमी वाले भाग को देखें जहां पर बनास बेसिन है, यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है। मेवाड़ का मैदान वो मालपुरा टोंक तक फैला हुआ मैदान है, जिसे मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है और ये जो पूरा जो भाग है वह बनास नदी के द्वारा तैयार किया हुआ है। मिट्टी जो रोड लिए हुए है, काफी लिए हुए है, इसलिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी हम आगे मैदानों के ऊपर जाएंगे तब इसका बहुत ही ज्यादा विस्तृत क्लासों के अंदर बताएंगे। ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये जो राजस्थान का भौतिक विभाग है उसका तीसरा भाग 56 का मैदान, ये जो 56 का मैदान जो है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच का 56 गांवों को के समूह से बना हुआ मैदान, जो कि माही नदी के द्वारा बना हुआ मैदान है। छोटे छोटे टापू हैं और माही के द्वारा बना हुआ ये मैदान एक अच्छी कृषि को विकसित करती है और इस कृषि के अंदर आता है मक्का। और ये जो मक्का जो है वह हमारे राजस्थान के अंदर पहला स्थान रखवाती है। यहाँ पे समुदाय जो है वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सबसे ज्यादा जनसंख्या को लेकर के चल रही है। साक्षरता को लेकर के, यहाँ के रीति रिवाज को लेकर के, यहाँ की आर्थिक स्थिति को लेकर के, यहाँ के जल की उपलब्धता को लेकर के, यहाँ के तालाबों को लेकर के और पुरातनिक मंदिरों को लेकर के और बांधों को लेकर के अपना स्थान रखता है। तो ये मोटी मोटी सी बातें मैंने इन पार्टों के अंदर बताई। और ये जो पार्ट्स हैं, ये जो विभाग हैं, वह आगे जाकर के हमारा राजस्थान जीके का अध्याय के रूप में परिवर्तन होगा, जो इस पश्चिमी वाले क्षेत्र की कृषि और पूर्वी वाले क्षेत्र की कृषि में अंतर नजर आता होगा आपको, खान पान में नजर आता होगा, समुदाय में नजर आता होगा, साक्षरता में नजर आता होगा, महलों और तालाबों नदियों के अंदर भी अंतर नजर आता होगा। ये जो कुछ भी हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर विभाजित करके इन अध्यायों को हमने जो पकड़ा है, ये आपकी सोच और समझ को विकसित करने के लिए हमारा पहला प्रयास है, ताकि आप आरपीसी व कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बनने वाले प्रश्नों में किसी भी तरह से कंफ्यूजन न हो। आपके मन की शंकाओं को लेकर के, आपकी
मनोभाव को देख करके हम धीरे धीरे प्रत्येक वीडियो के अंदर मोटिवेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। और अभी तक हम यूनिटी पे नहीं चढ़े हैं, अभी तो सिर्फ राजस्थान एक परिचय चल रहा है, राजस्थान एक परिचय चल रहा है, ताकि यह परिचय जब आपके मस्तिष्क में जम जाए तो अध्याय तो बहुत इजी हो जाएगा, अध्याय तो बहुत इजी हो जाएगा। आप उस चीज को समझ पाएंगे कि वास्तव में किस भाग के अंदर कौन सी विशेषता थी जो दूसरे भाग को एक रूपता नहीं ला कर देती है, और प्रश्न का जो स्वरूप उभर करके सामने आएगा आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हमने इस पूर्वी मैदानी भाग को देखा, अब हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, इसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इस पठारी भाग में दो भाग बनकर उभे हैं, विंध्याचल कंगार भूमि और दूसरा भाग है दक्कन लावा पठार। इस विंध्याचल कंगार भूमि और दक्कन लावा पठार से आपको पता लग गया होगा कि इन पठारों के अंदर आग्नेयशिला जैसी चट्टानें हैं जो कि बहुमूल्य धातुओं को हमें उपलब्ध करवाती है। विंध्याचल कंगार भूमि और दक्कन लावा पठार हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में है, जो कि यह हमारे उदयपुर के बीच वाले भाग से लेकर के प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा का पश्चिमी वाला भाग का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके अंदर पठारों के नाम भी हैं, उड़िया पठार, बेसा का पठार, ऊपरमल का पठार, आबू का पठार। ये जो भाग बने हुए हैं वह दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर बने हुए हैं, जो कि विंध्याचल कंगार भूमि और दक्कन लावा, इन दो श्रेणियों की मिश्रित उपलब्धता इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में पड़ी हुई है, जो कि प्रसिद्ध पठारों का निर्माण करती है। और ये जो पठार हैं उनमें आग्नेयशिला जैसी चट्टानें हैं जो कि हमें बहुमूल्य धातुओं देने का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर जो उद्योग विकसित होकर के उभर के सामने आए हैं वह अभ्रक की ईंटों को लेकर के है, सोने के को लेकर के है, कृषि यंत्रों को लेकर के है, वह वर्तमान का एक यूरेनियम जो खनिज है उसकी प्रचुर मात्रा हमारे इस
क्षेत्र में उपलब्ध है। देखिए राजस्थान के अलग अलग भागों में अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग खनिज, अलग अलग उद्योग। ये आपकी समझ के लिए हमने तैयार किया है और ये हमारा राजस्थान एक परिचय जिसमें हमने भौतिक स्वरूप के आधार पर कुछ कुछ मुख्य बिंदुओं को रखा है। और अब हमारे आगे का जो वीडियोस होगा वो अध्याय पर शुरू होगा। तो अध्याय को लेकर के मैं आज बताना चाहूंगा कि हमारा जो पहला जो अध्याय शुरू होगा वो होगा राजस्थान की नदियां। पहला अध्याय हम पूरी डिटेल्स इस पूरे राजस्थान के अंदर नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न जो आरपीएससी के द्वारा नदियों पे लिए गए हैं उसको डीप में जाकर के देखेंगे और आपको यह ज्ञान उपलब्ध करवाएंगे। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें और उत्साह और हौसला बनता रहे और हम बेस्ट आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न बन रहे हैं उसको लेकर के पूरी तरह से बात करें, प्रश्न कर सकें और आपकी सफलता में हम थोड़ा सा सहयोग दे सकें। क्योंकि मुझे एक लाइन तो बहुत ज्यादा पसंद है और वो है माइंड, हार्ट एंड हैंड। मनोवैज्ञानिक स्किनर ने यह कहा था कि माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन। हमें माइंड को भी कंट्रोल करना है, हार्ट को भी कंट्रोल करना है और हैंड को भी कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल तब होगा जब हमारा स्वभाव नम्र होगा। इसलिए कहा है नम्र व्यक्ति बुद्धि को प्राप्त करता है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का जो अध्याय अब शुरू होने जा रहा है राजस्थान की नदियां, उस पर आप हमें कमेंट भेजिए, आपकी शंकाओं को भी भेजिए ताकि हम उसका उत्तर आपको इस शिक्षण कार्य के बीच में आपको बता सकें। थैंक यू, धन्यवाद।